आप सभी का एग्जामी 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। आज हम लोग आपकी भारी डिमांड पर अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर और दक्षिण भारत के अभियान का क्रम और वहां का शासक कौन था उसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का जादू क्या है। चलिए, यस, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और पहले हम लोग उत्तर भारत का देखते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि गुरच लेने मौसी जाला और गई। बहुत सिंपल ट्रिक है। समझते हैं गिलोय कोरोना काल में इसका जलवा था, भगवान ने करे दोबारा जलवा आए। तो गुरच लेने मौसी जाला और गई, बस इतनी सा ट्रिक है, बस बहुत सिंपल सा। आइए देखते जरा सा। तो यहां से देखिएगा गुरच गुजरात, तो गुरच लेने मौसी जाला और गई। तो यस, आपका गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवान एंड जालौर। तो ये जो आपके जो 6 अभियान है उत्तर भारत का, बहुत सिंपल ट्रिक है। गुरच लेने मौसी जाला और गई। यस, तो गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवान और जालौर। अब यहां के शासक कैसे याद करेंगे? कौन शासक था यहां पर? जरा देखिएगा, आपने महाभारत में एक पात्र का नाम सुना, उनका नाम है कर्ण ना। बस अगर आप उनको जानते हैं तो यस, आपका काम बन जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। हाँ, चलिए, अगर आप कर्ण का नाम सुने हैं तो बस यही आपको ध्यान रखना है। क्या? कर्ण भी हमारे एक रतन थे। क्या रखना है आपको? याद रखना है। यहां देखिए, ध्यान से देखिए, कर्ण भी क्या है? कर्ण भी हमारे एक रतन है। उनकी महक और शीतलता से कान्हा भी प्रभावित हो गए। यानी महाभारत में हालांकि भगवान कृष्ण किसकी तरफ है? अर्जुन की तरफ है। लेकिन यहां जो समझिएगा, कर्ण भी हमारे एक रतन है और उनकी महक और शीतलता से, उनकी महक और शीतलता से कान्हा भी प्रभावित हो गए। बस बहुत सिंपल सा, बस उसे नीचे सेट कर लीजिएगा। देखिए यहां पर कर्ण से राय कर्ण दूती गुजरात के, हमीर देव रणथंभौर के, राणा रतन आपके चित्तौड़ के, मालवा के महलक देव, सिवान के शीतल देव, जालौर के कान्हा देव। तो ऐसे बिल्कुल सिंपल तरीके से गुरच लेने मौसी जालौर गई और कर्ण भी हमारे रतन है, जिनकी महक और शीतलता से कान्हा भी प्रभावित हो गए। बस इतना सिंपल सा ट्रिक है और इस तरीके से आप जो है यहाँ के शासक और यहाँ का अभियान क्रम याद कर सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं अब दक्षिण भारत के। दक्षिण भारत कैसे आप याद करेंगे ना? दक्षिण भारत देख लेते हैं। आइए, बिल्कुल बहुत आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। द तेल हो पांडे द। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप दुकान पर गए, पांडे जी दुकान है, मान लीजिए आपने क्या कहा? द तेल हो पांडे द, तिलवा द हो पांडे ना, ऐसे कहते हैं। यस, बिल्कुल ऐसे सिंपल तरीके से आप देखिए यहां पर। तो द तेल हो पांडे द, देवगिरी, तेलंगाना, होयसल, पांड और फिर देवगिरी, और फिर देवगिरी पर अभियान क्या है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप यहां पे इसको याद कर सकते हैं। अब यहां के शासक कौन थे, अगर उनको याद करना हो तो कैसे याद करेंगे? यहां देखिए जरा सा, आपने भगवान राम का नाम सुना है ना, वहां पर कर्ण, यहां पर राम, बस इतना याद रखना है। वहां पर उत्तर भारत में आपको कर्ण याद रखना है और दक्षिण भारत में राम। तो राम कैसे थे? राम प्रतापी थे, राम भगवान राम वीर थे, और वीर और सुंदर भी है, और क्या है, क्या है भाई देखिएगा, और सिंह की भात भी है। तो जहां जैसी जरूरत पड़ी वैसा आरूप आप देखते हैं। तो बस बिल्कुल सिंपल तरीके से राम प्रतापी भी है, वीर भी है, सुंदर भी है और सिंह की भांति है। द तेल हो पांडे द, तो शासक कैसे याद करेंगे? राम क्या है? राम प्रतापी भी है, राम वीर भी है, राम सुंदर भी है और राम सिंह की भांति भी है, सिंघन देव ना। ऐसे देखिए यहां पर आप देवगिरी में रामदेव, तेलंगाना में प्रताप रुद्र देव, होयसल में वीर बल्लाल तृतीय, पांड में देखिए यहाँ 2 पांड है, वीर पांडे और सुंदर पांड ना, वीर भी है और सुंदर भी है, और यहाँ देवगिरी फिर से सिंघन देव जो रामदेव का बेटा था। ऐसे बिल्कुल सिंपल तरीके से आप जो है उत्तर और दक्षिण भारत के अभियान का क्रम याद कर सकते हैं। आगे मैं आपको किसने अभियान का नेतृत्व किया वो भी याद करवा दूंगा। अब रही बात डेट की, जरा एक बार डेट भी देख लीजिए आप, यहां से देखिए जरा सा। आइए देखिए यहां से गुजरात का अभियान शुरू करा कब? 1297। यहां रणथंभौर का 1301, 1303 चित्तौड़,
1305 मालवा, 1308 सिवान, 1311 जालौर। यानी आप 97 से 1311 तक अभियान उत्तर भारत का, और इसी तरीके से आप यहाँ दक्षिण भारत का भी देख सकते हैं। 1307-8 देवगिरी, 9-10 तेलंगाना, 10-11 वेसल, 11 और 12। आप यहाँ देखिए, यहाँ से 7-8 9-10 10-11 फिर 11-12। कितना सिंपल है याद करना। यानी दक्षिण भारत का सत्यानाश करना कब शुरू किया? 7 में। बस इतना केवल याद रखिए, दक्षिण भारत सत्यानाश कब शुरू किया याद करना? 7 में। तो 7-8 9-10 10-11 11 और 12। कितना सिंपल तरीके से आप डेट भी याद कर सकते हैं। अगर एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए कि दक्षिण भारत का सत्यानाश करने कब जा रहा है, वो कब जा रहा है? 7 में। सत्यानाश करने 7 में। तो 7-8 9-10 10-11 11-12। बस इससे सवाल क्या हो सकता है ना? तो आज आपने अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर और दक्षिण भारत के विजय अभियान का अभियान क्रम और वहां के शासक, एक बार मैं आपको शासक फिर बता देता हूं, जहां समझिएगा। यहां पे भाई क्या है, कर्ण भी हमारे रतन है, जिनकी महक और शीतलता से कान्हा भी प्रभावित हो गए। और दक्षिण भारत में राम प्रतापी हैं, वीर हैं, सुंदर हैं और सिंह की भांति है। दैट्स इट। तो आज आपने इस क्रम को आपने समझा और जाना। ठीक है, तो आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह एग्जामिक 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। LTGIC प्रवक्ता का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, और जैसा कि आज हम आपको डेमो दे रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं थंबनेल पर, मौर्यकालीन स्तंभ, यहां से कई सवाल पूछता है। आज पूरा एक सेशन में आप देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से, समझ के माध्यम से ना, बेहतरीन तरीके से आपको याद कराने का प्रयास करूंगा। और जिनको जो है अगर ऑफर का लाभ लेना है तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ कल रात मैंने 11 बजे एक पूरा वीडियो बनाया है, किस बैच में क्या छूट है, क्या ऑफर है। अगर आप जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप जरूर एक बार जाकर के देख लीजिएगा। बाकी मेरी क्लास यहाँ शुरुआत होती है। आइए देखिए, आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मौर्यकालीन स्तंभ। ऐसे पढ़ना है हम लोग को, देखिए जरा सा एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए इस तरह समझाना है आपको पूरी क्लास का, तो पूरे क्लास को देखिए। यहाँ जहाँ ट्रिक जरूरत है वहाँ ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना। तो जहां जरूरत होगी वहां आपको हम चर्चा करेंगे। चलिए आइए जरा समझते हैं यहाँ पर मौर्यकालीन स्तंभ के बारे में। देखिए ये क्या है, आपका मौर्यकालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। क्या है भाई? ये जो है आपका मौर्यकालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम, कई बार सवाल पूछा गया है कि मौर्यकालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? स्तूप है, स्तंभ है, अभिलेख? क्या बताएंगे? स्तंभ बताएंगे। ठीक है, क्यों? अभी चर्चा समझ में आ जाएगी। देखिए ये लाल बलुआ पत्थर से बना, किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। और कैसा है ये? एकाश्म है। ये क्या है? एकाश्म, यानी एक पत्थर से बना हुआ एकाश्म है। ठीक है, यही डिफरेंस है ईरानी स्तंभ में। ईरानी स्तंभ को कई टुकड़ों में जोड़ करके बनाया गया, ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। ठीक, इसकी लंबाई जो है लगभग 35 से 50 फीट है। कितनी लंबाई है? 35 से 50 फीट है। और जबकि सारनाथ की जो लंबाई है वो सबसे अधिक है, 70 फीट है। अभी सवाल पूछा नहीं है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये 70 फीट है इसकी ऊंचाई। सारनाथ स्तंभ कभी ये ऑप्शन में दे सकता है आपसे, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कला की दृष्टि से सारनाथ जो स्तंभ है वो सबसे अच्छा स्तंभ है। कला की दृष्टि से जो सारनाथ स्तंभ है वो सबसे बेहतरीन स्तंभ है, ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? ये है रुम्मनदेही का। कौन सा भाई? रुम्मनदेही का स्तंभ जो है वो सबसे छोटा है। और सबसे कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़ है। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ना, तो भगवान सबसे सुरक्षित है, लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो ये आपका जो है सब सुरक्षित है। और अशोक का पहला स्तंभ कौन सा है? बसाड़ बखिरा का कोल्हुआ स्तंभ। कौन सा? बसाड़ बखिरा का कोल्हुआ स्तंभ जो है वो पहला स्तंभ है। और ये कहां पर है? ये वैशाली में। इसे वैशाली का स्तंभ भी, बसाड़ बखिरा का स्तंभ भी, या कोल्हुआ का स्तंभ भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आइए। अब यहां पर देखिए हम लोग जो है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। सारनाथ के स्तंभ को अशोक के अभिलेख में क्या कहा गया है? तो शिलाथव कहा गया। क्या कहा गया है? सारनाथ के स्तंभ को अशोक के अभिलेख में शिलाथव कहा गया है। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा।
ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा यहां से, ठीक है। स्तंभ के पालिश की तुलना, मतलब जो स्तंभ जो पालिश है उस तुलना किससे की गई है, किस मृदभान परंपरा से, ये सवाल पूछ सकता है आपसे। एनबीपीडब्ल्यू, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश ग्रेवेयर, ठीक है। तो ये एनबीपीडब्ल्यू, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा। तो ये जो है आपका, इससे तुलना की गई है, जो इस पर पॉलिश की गई है इतनी बेहतरीन है कि तुलना इससे एनबीपीडब्ल्यू से की गई है। पर्सी ब्राउन ने मौर्यकालीन स्तंभ की पालिश को ईरान से ग्रहण किया बताया। इन्होंने कहा कि ये जो पालिश की गई है वो ईरान से ग्रहण की गई है, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता से, आप देखिए, पालिशदार पाषाण खंड कहां से मिला है, धौलावीरा से मिला। ये सब काट है, ये सब क्या है, जो एक तरफ कुछ विद्वानों को जो वर्ग है वो कहता है कि जो अशोक के स्तंभ है वो ईरानी स्तंभ से अनुप्राणित हैं या उससे लिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत पुरानी परंपरा, अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता में तो वहां भी हमें मिलता है, आपस्तंभ में वहां भी हमें पालिशदार पाषाण खंड की चर्चा मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई कहता है कि मौर्यकालीन स्तंभ जो है वो ईरानी स्तंभ से अनुप्राणित है या उसकी अनुकृति है, बोलिएगा नहीं, हमारे यहाँ एक लंबी परंपरा रही है। धौलावीरा में आपस्तंभ सूत्र में हमें पालिशदार स्तंभ की जानकारी मिलती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पर्सी ब्राउन और मार्शल ये दोनों कहते हैं कि जो अशोक का जो स्तंभ है वो ईरानी अनुकृति से बना हुआ है। तो इनको बताइएगा, सर जवाब दीजिएगा, पर्सी ब्राउन और मार्शल। इनको बोलिएगा अपनी मार्शल पे बैठिए, अपना पर्स लीजिए, निकल लीजिए यहां से, ईरान चले जाइए। आप भारत को कम आंक रहे हैं, अपने मार्शल बैठिए और अपना पर्स रखा है, पर्स उठाइए और दिखाई मत पड़िएगा। आकर आके पैसा दे रहे थे, मार्शल से उतरे और पर्स से निकाल के पैसा दे रहे थे, कहे ये पैसा ले लीजिए और मान जाइए कि भारतीय स्तंभ ईरानी स्तंभ से अनुप्राणित है। लोगों ने क्या कहा, बेटा पैसा लो, अपना पर्स उठाओ और ये मार्शल लो, निकल जाओ ईरान, दिखाई मत पड़ना, पैसे बिकने वाला नहीं है हम लोग ना। ऐसे याद करिए, ऐसे चुटकी में याद हो जाएगा आपको, पर्स और मार्शल ना। तो बोले ये पर्स रखी है अपनी पर्स उठाओ और अपनी मार्शल, निकल जाओ ईरान। हमारा जो स्तंभ है वो हमारा यूनिक है, आपका विभिन्न पत्थरों से बना हुआ है, हमारा एकास्म है, हमारा बाहर खड़ा है एकदम मैदान में, आपका महल में खड़ा है। हमारे यहाँ ऊपर जानवर है, आपके यहाँ मनुष्य है ना। ये सब अंतर है, तो कहां से अनुप्राणित हो गया? जब इतना अंतर है, इसका मतलब है हमारी अपनी निजी ये ना, यानी हमारी ये क्या है, हमारी निजी खोज है, हमारी निजी बनावट है ये, ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। अशोक के 30 स्तंभ मिले हैं, कितने मिले भाई? कुल 30 स्तंभ मिले हैं, लेकिन फाहियान ने किसने जिक्र किया है? 6 का, वेनसांग ने 15 का। यहाँ ये बार बार भूल जाता है, कैसे याद करें, कौन कम है कौन ज्यादा? देखिए फाहियान यान ना, वो जलयान में है तो उनको कम मिलेगा, जल में कहां मिलेगा? ऐसे एक बार सोचिए, ऐसे एक बार, फाहियान याद करिए, याद करिए, आते हैं स्थल मार्ग से, जाते हैं कहां से? आते हैं स्थल मार्ग से, जाते हैं कहां से? जलयान से। फाहियान, तो जलयान से जाएंगे तो कम मिलेगा। ऐसे एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए, फाहियान, ठीक है, 6 स्तंभ, और वेनसांग स्थल से आता है, स्थल पे आता है, ज्यादा मिल गया इसको, 15 मिले हैं। तो डाउट कभी हो तो ऐसे ध्यान रखिएगा, यही पूछता उल्टा कर देता है, कह देगा कि फाहियान ने 15 बताया, वेनसांग ने 6 बताया, कहानी फंस जाती है। देखिए अगर आप हमारा ये कंसेप्ट याद रखेंगे, फाहियान जलयान, तो जलयान से जा रहे हैं तो कम मिलेगा, इसका मतलब 6 फाहियान का है, 15 वेनसांग का। याद हो गया? चलिए यहां देखिए बनावट देखिए जरा सा, तो जो हमारा स्तंभ है वो कैसा है? एकास्म है। देखिए यहाँ पे देखिएगा ये स्तंभ, तो हमारा स्तंभ क्या है? एकास्म है। इसको नीचे को स्तंभ बोलते हैं, इसी को तना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो नीचे चौड़ा है और ऊपर पतला होता जा रहा है, इसे क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। यहाँ पर एक ऐसे पट्टी नुमा रचना है जिसे मेखला बोलते हैं, और इसी पे अवांगमुखी कमल, मतलब जैसा उल्टा कमल जैसा रचना बनी हुई है। देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा साफ साफ, तो ये अवांगमुखी कमल है। उसके बाद एक और बनी हुई है, उसे कंठ बोलते हैं, और इसके बाद चौकी है, और ऊपर पशु की आकृति, कहीं पर शेर है, कहीं पर बैल है, कहीं पर घोड़ा है, कहीं पे गरुड़ है। अच्छा बताइए गरुड़ कहाँ पे है? हालांकि मिला नहीं है, लोग विद्वान अनुमान लगाते हैं, तो कहाँ अनुमान लगाए हैं? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस स्तंभ के ऊपर गरुड़ का, ठीक है ना, बताएंगे आप इसको जो है, ठीक है। बात समझ आ गई? ये क्रम पूछता है, ऐसे क्रम ध्यान रखिएगा, स्तंभ यानी ये तना है, ये मुखी कमल, कंठ, चौकी, आकृति। ये देखें आप, ये जो स्तंभ है ये एकास्म है,
ये जो है स्तंभ, और ये नीचे से पतला होता आया। कंठ है, मेखला है, के बाद फिर कंठ है, फिर चौकी है, फिर जानवर। यानी स्तंभ के बाद 1 2 3 4 5, ये 5 स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा आपको स्तंभ के बाद। स्तंभ के बाद यहां देखिए मेखला है, फिर ये अवांग कमल है, फिर कंठ। ये ऐसे याद रखेंगे, कई बार ऐसे सवाल पूछ लेता है नीचे से ऊपर स्तंभ के कौन कौन से भाग हैं। ठीक है डियर, चलिए अगला देखिएगा स्तंभ। पाहियान ने कुम्हार के स्तंभ को जम्बू द्वीप स्तंभ कहा है। ध्यान रखिएगा, कुम्हार के स्तंभ को जम्बू द्वीप स्तंभ कहा है। और यहां पर देखेंगे स्तंभ दो तरीके से है, लेख युक्त और लेख विहीन। लेख युक्त कुल 10 स्तंभ मिले हैं, ध्यान रखेंगे। लेख विहीन देखिए कैसे याद रखेंगे, लेख विहीन कैसे याद रखेंगे जरा देख समझिए। राम को अपनी साली पर ही शक था कि जूता यही चुराई है, नहीं, राम को अपनी साली पर शक था कि देखिए राम से रामपुरवा हो जाएगा भाई, राम से रामपुरवा, को से कोसम, और साली से वैशाली, और शक से संगिसा। ये 4 हैं, ये 4 हैं जो लेख भी है। मतलब राम को अपनी साली पर शक है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, बोलती बहुत है। सालियां बहुत बोलती है ना, सालियां बोलती बहुत है, तो इसको भी शक है कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, ये बोलती बहुत है। एक बार से ज्यादा दिमाग में सेट करिएगा, राम को अपनी साली पर शक है, यानी राम जो है उसको ये लग रहा है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। आगे आइए, जिसके ऊपर 4 शीर्ष है वो कौन कौन से हैं? सारनाथ है और सांची है, जहां पर 4 सिंह पर जो है ऊपर 4 शेर है। एक सिंह शेर सवार कौन कौन से हैं? कोल्हुआ है, लौरिया नंदनगढ़ है और रामपुरवा है। ठीक है, यहां पर देखेंगे, ध्यान रखेंगे, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा जो है ये चौकी पर दाना चुगते हुए हंस का भी यहां पर उल्लेख मिलता है। चौकी पर दाना चुगते हुए लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, इन दोनों पर ये उल्लेख मिलता है। ठीक है डियर, आगे देखेंगे, संकिसा पर हाथी है और रोमनदेही पर सफेद घोड़ा है, अश्व है। ये बात ध्यान रखेंगे आप, क्लियर हो गया। यहां देखिएगा, राम को अपनी साली पर शक है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, बोलती बहुत है, पढ़ी लिखी नहीं है। राम से रामपुरवा, को से कोसम, साली से वैशाली और शक से संकिसा। चलिए अगला देखेगा, ये देखिए अशोक के 6 बृहद स्तंभ मिले हैं ना, 6 बृहद स्तंभ मिले हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? वो दिल्ली टोपरा, इसे एफएसटी की लाट बोलते हैं, इसे भीमसेन की लाट बोलते हैं, इसे शिवालिक लाट बोलते हैं, और एफएसटी ने इसे मीनार स्तंभ या स्वर्ण स्तंभ भी कहा है। मीनार स्तंभ या स्वर्ण स्तंभ, 7 बातें अंकित हैं, यही एकमात्र ऐसा है। दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा 2 स्तंभ एफएसटी कार्यकाल में मेरठ से और अंबाला, टोपरा अंबाला हरियाणा से दिल्ली लाया गया था। लाया कौन है? एफएसटी लाया है। उल्लेख किसमें मिलता है? सीरत फिरोजशाही, जो पुस्तक जिसके लेखक अज्ञात हैं, उस पुस्तक में इसके यहां पर आने का सचित्र वर्णन मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो यस, आपने मीनार स्तंभ है, ये जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था। किसको पढ़ा था? हालांकि गलत पढ़ दिया था, बाद में टर्नर महोदय ने टर्न करके इसे सही कर दिया था। टर्नर कौन है? ये प्रशासनिक अधिकारी कहां पे है? श्रीलंका में है, तो उन्होंने इसको सही कर दिया था, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए यहां देखिएगा, सीरत फिरोजशाही में इसके लाने का, जो ये लाया गया है, उसका सचित्र वर्णन मिलता है। ठीक है, प्रयाग स्तंभ है, इसका दूसरा देखेंगे, यहाँ पर 3 शासकों का उल्लेख मिलता है, अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। तो ये पहले कौशाम्बी में था, बाद में इसे मुगल काल में प्रयाग में लाया गया। ठीक, इसके अलावा लौरिया राज है, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये 3 और हैं आपके। और यहां पर देखेंगे नंदनगढ़ जो है ये सबसे सुरक्षित है, ध्यान रखिएगा, बता चुका हूं आपको सबसे सुरक्षित कौन सा है। सबसे सुरक्षित यही है, लौरिया नंदनगढ़ का। इस पे औरंगजेब का एक लेख है, ये सवाल पूछ सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब का एक लेख किस पर है? लौरिया नंदनगढ़ पर है। तो ऐसी चीजों को आप जो है कवर करने का प्रयास करिए, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा प्रयास था मौर्यकालीन स्तंभ को बताने का। कैसा लगा सेशन, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, जरूर से जरूर। और यदि अगर आप जुड़ना चाहते हैं एग्जाम 24 से, तो ऐप पर लिखिए एग्जाम 24 प्ले स्टोर पर, और आप वहां से इंस्टॉल करेंगे, रजिस्टर करेंगे, और आप जो चाहे बैच ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। ये नंबर है 9369 52
5234 958 4 बार 0 678। इस पर आप कॉल कर सकते हैं ना, इस पर आप कॉल कर लेंगे। और यदि आपको मैसेज करना है तो आप इस नंबर पे 93695354 इस पर आप मैसेज करेंगे। कोई दिक्कत होती है तो आप इस पर मैसेज करेंगे, यहाँ पे आपको कॉल करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार यहाँ जरा फिर जल्दी से देखिएगा, इसको जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे ये स्तंभ के बारे में बताया, सामान्य चीजें, फिर ये स्ट्रक्चर है इसका, इसके बारे में कुछ सामान्य चीजें और बताया, तुलना कर दिया यहाँ पे, और ये जो 6 स्तंभ हैं उनके बारे में भी हमने आपको यहाँ बता दिया। एक प्रश्न यहाँ से बनता है, लघु स्तंभ सब चर्चा आगे होगी, अभी जब पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे आप। खास होता है ईरान का भारतीय स्तंभ से तुलना। जैसे मैंने बताया कि भारतीय स्तंभ एकाश्म है, लेकिन और बिना चौकी के है, क्योंकि यहाँ पे खुद ही ऐसे चौड़ा, ऐसे 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 ना, नीचे वाला भाग ये ऐसे चौड़ा है, चौकी की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां क्या है, पत्थर पे पत्थर, पत्थर पे पत्थर ऐसे रखा गया है, इसका मतलब वहां चौकी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, क्लियर। और हमारे यहां जो स्तंभ है वो जो है कि उसके ऊपर क्या है, ऊपर उसके जो है आपका यहां, जैसे देखिए आपने यहां देखिए, यहां देख लीजिए जरा, हमारे यहां ये कमल ऊपर है, उनके यहां नीचे है। जो अवांग कमल है हमारे यहाँ ऊपर है और उनके यहाँ ऐसे कमल है, 2 अंतर हो गया, ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ जो ये स्तंभ है ये कहाँ पर है, ये बाहर खुले मैदान में है, लेकिन वहां पर राजमहल में है, तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर, यहाँ हमारे ऊपर यहाँ पे पशु आकृति अंकित है, उनके यहाँ मनुष्य है। याद कैसे करेंगे, मनुष्य इसलिए बैठाए हैं जिससे गिरे ना हो, क्योंकि वहां एकाश्म नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंस है ईरानी स्तंभ और भारतीय स्तंभ पे। और मार्शल को कहिए, क्या कहिए, अपना पर्स उठाओ, अपनी मार्शल लो और निकल जाओ यहाँ से, कभी दिखाई मत पड़ना, ये आके मत कहना कि ये ईरानी अनुकृति पर आधारित है मौर्य का स्तंभ। ऐसे चीजों के बाद सोचिए जरा सा, राम को अपनी वैशाली पर शक था, नहीं राम को अपनी साली पर शक था कि वो पढ़ी लिखी है कि नहीं, रामपुरवा, कोसम, वैशाली और संकिसा, दैट्स इट। ऐसे याद रखिएगा और एक कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये सेशन आज का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह एग्जामिक 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि इस सेशन में मैं आपको कोई टॉपिक लेता हूं और उस पर आपको याद करवाता हूं ट्रिक के माध्यम से। आज आपको बिना ट्रिक के भी कैसे याद करा सकता हूं ये जरा देखिएगा, सिर्फ केवल उसका क्रक्स कोर पकड़िए। और आज का टॉपिक है शतपथ ब्राह्मण को कैसे याद करें, आइए जरा समझते हैं। यस, देखिए शतपथ ब्राह्मण को याद करने का तरीका, एक शब्द पकड़ करके कैसे आप पूरे शतपथ ब्राह्मण पर आप कमांड कर सकते हैं, ये आप देखेंगे आज नजारा। आइए समझते हैं। शतपथ यहां रखेगा, यहां पर क्या है, बस एक चीज ध्यान रखनी है, शतपथ, सतपथ ना, सही पथ, बस पथ की शुरुआत, यानी एक कोर पॉइंट इस पर ध्यान रखना है, शुरुआत। जो भी चीज आपको दिखाऊंगा वहां से यहां शुरुआत दिखाऊंगा। चलिए बाकी कुछ सामान्य बातें पहले देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहां सतपथ है तो सत मतलब हो गया 100 ना, तो 100 इसमें अध्याय है। अब चूंकि सब अध्याय है, सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा भी यही है। तो सबसे प्राचीन होने इसे क्या बोला जाता है, ऐतिहासिक कहा जाता है। और सबसे बड़ा होने क्या कहेंगे, लघु वेद कह देते हैं। और इसे ब्राह्मण साहित्य का मुकुट मणि कह देते हैं, इतना बड़ा है और सबसे प्राचीन भी है। अब इनके लेखक कैसे याद करेंगे, देखिए यज्ञ ही सत है, ध्यान समझिएगा, ये किसका ब्राह्मण है, ये किसका ब्राह्मण है, यजुर्वेद का ब्राह्मण है। और यजुर्वेद यज्ञ क्रियाओं संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का ये ब्राह्मण है, ये आप इतना कम सम जान ही रहे हैं। अब यहां देखिएगा लेखक कौन है, ऐसे याद रखिए, यज्ञ ही सत है ना, यज्ञ ही सत है, याज्ञवल्क और सांडिल्य, ध्यान समझिएगा यहां पे, यज्ञ ही सत है, याज्ञवल्क और सांडिल्य। चलिए अब देखिएगा इनके टीकाकार कैसे याद करेंगे। हरि ही सत है, क्या है,
हर ही सत्य है। तो हरि स्वामी इनके क्या है? टीकाकार हैं। ऐसे याद कर लेंगे, आराम से बिल्कुल समझिएगा। आगे देखिए जरा से, यहां समझे, आइए देखिए सत्य पथ। देखिए हमने क्या बताया? शुरुआत, प्रारंभ कहां से होती है इसकी? सत्य भाषण से ही इसकी शुरुआत होती है। और अंत किससे होता है? अंत बृहदारण्यक से होता है। यानी सत्य भी क्या है? बृहद है। प्रारंभ और अंत भी सत्य से, सत्य भाषा शुरुआत होती है और अंत क्या है इसका? बृहदारण्यक उपनिषद है, ये आप जानते हैं। यहां जा देखिएगा और क्या कहता है? सत्यवाणी ही सम्राट है, यानी जो सत्य है वही सम्राट है। एक बात जरा दिमाग में सेट रखिए। और अब जरा देखिएगा, हमने बताया जैसे आपको, ये किसका ब्राह्मण है? ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है। और यजुर्वेद यज्ञ वेद है, याज्ञिक क्रियाओं का वेद है। इसका मतलब है यज्ञ। तो यज्ञ ही सत्य है। क्या कहा गया है? यज्ञ जो है वो सत्य है, वही सही है। अब जरा यहां देखेंगे, कहता है कि जो वाजपेय और अश्वमेध कर लेता है वो प्रजापति के तुल्य हो जाता है। वो प्रजापति के सवाल पूछता है आपसे कि पुरुष में यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सर्वमेध यज्ञ का विस्तृत वर्णन कहां मिलता है? तो कहां मिलेगा? इसी सतपथ ब्राह्मण में मिलेगा। ये एक बेसिक था, सामान्य। ठीक है, जरा आगे समझिएगा। यहां देखिए हमने क्या बताया अभी आपको? सतपथ, सतपथ, सत मतलब यहां पे पथ, मतलब उसके पथ की शुरुआत हो रही है। क्या हो रही है? शुरुआत। देखिए एक बात समझिए यहां पे, देखिए पुनर्जन्म से क्या होता है? शुरुआत होती नहीं होती? आप पुनर्जन्म से क्या लेते हैं? नहीं, शुरुआत होती है, आपके जीवन की शुरुआत होती है। यहां देखिए जरा सा, मत्स्य अवतार, आप देखिए भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनसे उनकी शुरुआत कहां से होती है? मत्स्य अवतार से होती है। ध्यान रखिएगा। विदेथ माधव की जो कथा है ना, उत्तर वैदिक काल के विदेत माधव की कथा है, वहां क्या मिल रहा है? वहां यह मिल रहा है कि राजा विदेत अपने पुरोहित गौतम रावण के साथ अग्नि लेके चले, कहां तक विस्तार कर दिया, यानी वहां विस्तार की शुरुआत हो रही है। देखिए ध्यान समझिएगा। उपनयन संस्कार, शिक्षा की शुरुआत कहां से हो रही है? उपनयन से हो रही है। देखिए सब शुरुआत, बात समझ आ रही है? बस कोर पॉइंट पकड़िएगा। जल प्लावन की कथा के बाद क्या होगा? शुरुआत। उसके बाद फिर मनु ईड़ा बचेंगे, शुरुआत होगी, वहां भी शुरुआत हो रही। यहां देखिए राम कथा, राम कथा, राम की कथा यहां शुरुआत हो रही है। यानी आप देखिए तो अगर आप एक कोर पॉइंट पकड़िए, शुरुआत, पुनर्जन्म शुरुआत हो रही है, मत्स्य अवतार शुरुआत हो रही है, जो 10 अवतार है, विदेह माधव कथा से देखिए विस्तार की शुरुआत हो रही है, उपनयन सरकार से शिक्षा की शुरुआत हो रही है, जल प्लावन कथा से अगले जीवन की शुरुआत होगी। आगे देखिएगा कुछ लोग बचेंगे, वही फिर सृष्टि का निर्माण करेंगे, है कि नहीं? आगे देखिए यहां देखिए सत्य पथ, जो सही पथ पे साथ दे, वो कौन है? सत्य पथ, वो अर्धांगिनी है। वो कौन है? वो अर्धांगिनी है। अब देखिए यहां 2 कहानियां मिलती हैं, पुरूरवा उर्वशी का आख्यान और भरत दुष्यंत का कथा। देखिए जरा समझिए, यहां पर दोनों में प्रेम की जानकारी मिलती है। पुरूरवा उर्वशी में भी देखिए और भरत दुष्यंत में भी देखेंगे तो यहां भी प्रेम की जो शुरुआत हुई। यहां देखिए ये वैदिक कहानी की पहली शुरुआत यही होती है। हालांकि पुरूरवा उर्वशी का आख्यान आपको ऋग्वेद में भी मिलता है, महाभारत में भी मिलता है, विष्णु पुराण में भी मिलता है, लेकिन सतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है। क्योंकि यहां हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग यहां देख रहे हैं शुरुआत, प्रेम की शुरुआत। यहां देखिए भरत दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम, फिर उनका बिछड़ना, फिर उनका मिलना, और उन्हीं भरत के नाम पे मतलब उनके पुत्र पैदा होना। यह भी कहां मिलता है? यह भी महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। कौटिल्य के आपका जो अभिज्ञान शाकुंतलम है पूरा बेस उसी पर है, और आपका जो है सतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है, क्योंकि यहां प्रेम की शुरुआत हो रही है। इसे याद करिए ना, पत्नी अर्धांगिनी का सही पथ पर साथ दे, ना कि दारू पी का होता है साथ दे ना, सही काम करो तब साथ दे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहां जा समझिएगा। यहां हम बात किसकी बात कर रहे हैं? शुरुआत की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पे कह रहा है क्या? गाय और बैल इस पृथ्वी पर हर चीज का आधार है। गाय और बैल हर चीज का आधार है इस पृथ्वी पर। शुरुआत हो रही है। अब अगर बैल है तो बैल काहे लिएगा? क्या लड़ोगा केवल? नहीं, कृषि कार्य भी तो करेंगे। तो कृषि संबंधी सारी क्रियाओं की हमें जानकारी कहां मिलती है? सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है, अब देखिए यहां शुरुआत में आप देखिए तो जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन 2 वर्णों के जो शुरू के 2 वर्ण हैं, ऐसे समझिए, जो शुरू के 2 वर्ण हैं शासक और ब्राह्मण, राजा ब्राह्मण और क्षत्रिय,
ना। या देखिए यहां पर शासक की बात करें तो यहां पर कुरु पांचाल और कौशल विजय ध्यान रखेगा, ये पूछा जाता है। और ये कहा गया कि वाजपेयी और अश्वमेध करने वाला शासक क्या हो जाएगा, प्रजापति के तुल्य हो जाएगा। जो मैंने बताया आपको भी, क्या बताया कि सत्यवत ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का यानी यजुर्वेद का ब्राह्मण है, वो याज्ञिक क्रियाओं संबंधित वेद है, उसे यज्ञ वेद कहा जाता है, कर्मकांडी वेद कहा जाता है। तो अब ब्राह्मण के बारे में क्या बात कही गई है, राजा को ब्राह्मण को चारों दिशाएं दान देना चाहिए। राजा जो है ब्राह्मण क्या कर दे, चारों दिशाएं दान दे दे, ऐसा कहा गया है। अब जरा समझिएगा, ब्राह्मण कह रहे भाई ब्राह्मण सबका मित्र है और अहिंसक है। ब्राह्मण क्या है, वो सबका मित्र है और अहिंसक है। इस तरह की बातें भी कहा, यही शुरुआत हो रही है। और आप जानते हैं शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी का, बिना आप यज्ञ करवा रहे हैं लेकिन क्या बिना यज्ञ वेदी कर लेंगे, तो यज्ञ वेदी के निर्माण की शुरुआत भी यहां से आपको दिखाई पड़ेगी। तो एक आप जो है बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में अगर सेट कर लें, सत्य पथ, सही पथ की शुरुआत, और शुरुआत को पकड़ लीजिए पॉइंट आप यहां से, और आप देखेंगे बहुत आसानी से आप सतपथ ब्राह्मण को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे ना। एक बार मैं फिर से आपको जल्दी से दिखा देता हूं, ब्रीफ में जल्दी से देखिए, फटाफट तुरंत देखिए। यहां पर हमने क्या बताया आपको, सत्य पथ, सत्य 100 अध्याय ना, सबसे बड़ा है, सबसे प्राचीन है, इसीलिए कहा जा रहा है ऐतिहासिक, और लघु वेद ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि भी कहा जा रहा है। लेखक याद करना है, सत्य यज्ञ ही सत्य है, याज्ञवल्क्य और सांडिल्य, ऐसे याद कर लीजिए। हर ही सत्य है, हर स्वामी इसके टीकाकार हो गए। एक बार जरा ऐसे दिमाग में सोचिए, यहां जरा देखिएगा, सतपथ प्रारंभ और अंत, प्रारंभ किसे हो रहा है, सत्य भाषण से हो रहा है, अंत बृहदारण्यक। सत्य क्या होता है, बृहद होता है। सत्यवाणी ही सम्राट है, जो सही वाणी है वही सम्राट है। ये बात कहां कही गई, सतपथ ब्राह्मण में कही गई। इसके अलावा यज्ञ ही सत्य है, क्योंकि ये बिल्कुल आप जानते हैं किस में कहा जाएगा, सतपथ ब्राह्मण में कहा जाएगा ना। पूरा बेस पूरा यज्ञ है। कह रहे हैं कि पुरुष मेघ हो, अश्वमेघ यज्ञ हो, सर्वमेघ यज्ञ हो, इन सब को जो है का व्याख्या यही ना। आप जरूर ऐसे देख सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसको देख सकते हैं। यहां देखिए मैंने बताया, शुरुआत, पुनर्जन्म, मत्स्य अवतार, विदेह माधव, उपनयन, जल प्रवाहन कथा, राम कथा ना, ये शुरुआत, पत्नी अर्धांगिनी है। हाँ, जो सतपथ सही, यहाँ पूर्वा उर्वशी का आख्यान, प्रेम शुरुआत, यहाँ भरत दुष्यंत का जो प्रेम शुरुआत किया वो अमर है ना। आप देख सकते हैं यहां से। यहां देखिएगा, हमने बताया गाय और बैल ये पूरा आधार है पृथ्वी पे हर चीज का। तो किसका मिलेगा, अगर सवाल पूछे कृषि क्रिया मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अरे जब बैल मिलेगा तो कृषि तो मिलेगा ना। अब बचा हुआ आपके शुरुआत के 2 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय। ब्राह्मण को कहा गया सबका मित्र है, ये अहिंसक है। राजा को इसको चारों दिशाएं दान दे देना चाहिए ना। और शासक कहा गया कि जो वाजपेयी और अश्वमेध कर लेगा, वो क्या कर लेगा, उसे प्रजापति के तुल्य हो गया, बस हो गया, खत्म, दैट्स इट। ऐसे याद करिए आप, ऐसे पढ़िए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो बताइएगा कि अगला सेशन इससे और मजेदार आए। और आपने कहा था ब्राह्मण पे, मैंने ब्राह्मण आपको याद करा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि एक बेहतरीन कमेंट करके बताएं ये सेशन कैसा लगा आपको। आप कह रहे थे ट्रिक याद नहीं होता ना, ऐसे याद करिए, जैसे याद करेंगे वैसे याद करवा दूंगा। आज का सेशन यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का एग्जाम 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न, और वो प्रश्न है सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों के मत या उनके राय क्या है, किसने किस मत का समर्थन किया है और क्यों किया है, उसके पीछे क्या लॉजिक दिया है, उसको भी ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। यस, देखिए सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के 2 मत हैं, एक विदेशी मत है और एक स्वदेशी मत है। विदेशी मत के मानने वाले कौन कौन से लोग हैं, स्वदेशी मत में कौन कौन सा मत है, वो चर्चा करेंगे आगे। पहले यहां देखते हैं। यहां देखिएगा, विदेशी मत की बात करें, सिंपल समझिएगा इस ट्रिक के पीछे लॉजिक क्या है। ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी गई है मायके, और वो व्यक्ति उसको लेने जाता है, लेकिन उसको लाने का मन नहीं है, उसको विदेश ले जाने का मन नहीं, उसको वहीं छोड़ देना चाहता है कि तुम कुछ दिन यहीं रहो। बस यही ट्रिक है। यहां देखिए, आइए, क्रेमर ने कौशाम्बी के गार्डन में मार्शल का व्हील निकाल दिया। मैके वाले शंका करने लगे, वह विदेश नहीं ले जाना चाहता है। जैसे मान लीजिए आप गए
पत्नी ने बहुत जोर जबरदस्ती किया कि नहीं आइए ले चलिए हमें, गए। अब सोचा क्या करें, तो उसने क्या कर दिया, मार्शल का व्हील ही निकाल दिया, वो चक्का खराब हो गया है, अब जा नहीं पाओगे। बस इतनी सी बात है, समझेगा फिर से। क्रेमर ने कौशाम्बी के गार्डन में मार्शल का व्हील निकाल दिया। मैके वाले शंका करने लगे कि वह विदेश नहीं ले आना चाहता है, ठीक है ना। तो यस, क्रेमर, डीडी कौशाम्बी, गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर, मैके और एचडी संकालिया। इस तरीके से आपने यहां पर 3 2 5 2 7 विद्वान ऐसे हैं जो मानते हैं सभ्यता की उत्पत्ति कैसे है, विदेशी है। अब ये क्या मानते हैं जरा ये समझ लीजिए यहीं पे। चलिए यस, अब देखिए यहां पर ये जो आपने अभी लोगों को पढ़ा, जरा समझिए इनका मूल सिद्धांत क्या है। ये कहते हैं, जो विदेशी वाले हैं, कहते हैं सांस्कृतिक विसरण हुआ है। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति में सांस्कृतिक विसरण को इन्होंने एक बड़ा आधार बनाया। जैसे क्रेमर ने कहा कि मेसोपोटामिया के लोग यहां लगभग 2400 ईसा पूर्व के आसपास आ गए थे। क्रेमर ने कहा, जैसे देखिए क्रेमर गया था ना, याद करिए ऐसे। तो क्रेमर क्या कह रहा है, क्रेमर कह रहा है कि 2400 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया के लोग यहां आए और फिर यहीं बस गए। मार्टिन व्हीलर कह रहा है कि सभ्यता का विचार या भावना, यानी सिंधु सभ्यता में जो सभ्यता के जो विचार थे वो कहां से आए, वो आए मेसोपोटामिया से। तो मार्टिन व्हीलर कह रहा है कि मेसोपोटामिया से विचार आया या भावना आया। इसने क्या तर्क भी दिया, तर्क ये दिया कि जो यहां से अन्नागार मिला है, जो यहां से गढ़ी क्षेत्र से जो अब तक जो साक्ष्य मिले हैं, ये सब पुष्ट करते हैं कि यस वो विचार वहां से आया। इसके अलावा लकड़ी के सहतीर का प्रयोग यह भी मेसोपोटामिया में होता था और यहां भी होता था। तुमने बोला कि ये विचार या भावना वहां से आई। इसके अलावा गार्डन चाइल्ड, देखिए भाई गार्डन में क्या होता है, जब हम कई बार गार्डन में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं ना, तो क्या होता है, अनुकूल वातावरण पा करके लगता है यार अब यही थोड़ा सो लिया जाए। ऐसा होता है कि अनुकूल वातावरण पा करके हम वहीं पर आराम करने जाते चाहते हैं। ऐसे एक बार दिमाग सेट करिएगा, तो गार्डन अनुकूल वातावरण पा करके, तो उन्होंने कहा कि लोग यहाँ आए और यहाँ अनुकूल वातावरण पा करके यहीं पर बस गए। बस सिंपल सी तरीके से। यहां देखिए मैके भी कह रहे हैं कि सुमेर के लोग यहाँ, सुमेर मतलब सुमेरिया, देखिए सुमेरिया कहा मतलब है मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया में कई वंश थे, तो उसमें एक सुमेरिया वंश भी है। तो यहां पर जो है मैके कह रहा है कि नहीं, सुमेर के लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। बस वही सेम चीज लगभग देखिए। इसके अलावा संकालिया महोदय भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि काली बंगस जो तंदूर मिला है, या बलूचिस्तान से जो ढूहा मिला है, जिसको जिगरत, जैसे मेसोपोटामिया में जिगरत है वैसे यहां पर है। तो इस तरीके से इन लोगों ने तर्क दिया कि, क्या तर्क दिया कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया से हुई है। ठीक है, फिर से एक बार देखिए कौन कौन से लोग। क्रेमर ने कौशाम्बी के गार्डन में मार्शल का व्हील निकाल दिया। मैके वालों को शंका हुआ, वो उसे विदेश ले जाना नहीं चाहता है। बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखिएगा, अब आ जाए हम लोग जो है स्वदेशी मत में। अब क्या आ गए, स्वदेशी मत की बात अगर करें तो स्वदेशी मत में देखिए यहां पर कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि वैदिक आर्य जो है, ये लोग ही स्रोत हैं सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के। कौन कौन से लोग हैं चर्चा करेंगे। इसके अलावा द्रविड़ को संस्कृति को भी मानते हैं लोग कि उत्पत्ति का कारण बना। इसके अलावा बलूची ग्रामीण संस्कृतियों को भी लोगों ने बताया। बलूची मतलब जो बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में जो क्षेत्र है बलूचिस्तान, वहां की जो बलूची संस्कृतियां थी, जो ग्रामीण संस्कृतियां थी, उनको बताया। इसके अलावा क्रमिक विकास जो हम लोग आगे अभी देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए वैदिक काल में कौन कौन से लोग हैं जरा समझे। यहां पे कैसे याद करेंगे, राम और लक्ष्मण आर्य थे और लाल थे। देखिए ध्यान समझिएगा, राम और लक्ष्मण आर्य थे और लाल थे। राव ने शास्त्रित कहा आओ हम भी बने। ऐसे जरा समझिए जरा, जैसे क्या है, आर्य वाले में कौन आएंगे, आप एक ही जानते हैं बीबी लाल, लेकिन और जानिए बीबी लाल कई बार पूछा जा चुका है। तो राम और लक्ष्मण आर्य थे और लाल थे। राम से रामचंद्र, लक्ष्मण से डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, ठीक है। लाल से बीबी लाल जो आप बहुत दिन से याद करते आ रहे हैं। इसके अलावा एसआर राव भी वैदिक आर्य को मानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका के.एन. शास्त्री महोदय है, इन्होंने भी इस मत का समर्थन किया। इसके अलावा कई लोग हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहां पे आपको कोट कर दिया।
यहां देखिएगा द्रविड़ में द्रविड़ चटर्जी बनर्जी, ऐसे एक बार बोलिए, द्रविड़ में कौन? चटर्जी बनर्जी। तो सुनीत कुमार चटर्जी और राखल दास बनर्जी ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति द्रविड़ से हुई। ठीक है, इसके अलावा यहां देखिएगा बलूची ग्राम संस्कृति में फेयर सर्विस और रोमिला। ठीक है, तो जरा से हम अभी देखेंगे, समझेंगे इस चीज को। ठीक है, तो जरा यहां देखिए, आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। क्रमिक विकास जो बात कर रहे थे, सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के क्रमिक विकास की जो बात कर रहे थे, चलिए तो क्रमिक विकास की बात करें, जरा यहां समझे। तो क्रमिक विकास में देखिए आल्चिन दंपत्ति की डीपी, देखिए यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए आप डीपी लगाते हैं, आपकी डीपी देख करके आपका पड़ोसी, आपका मित्र ना, और आपके दुश्मन भी, हाँ कोई भी, तो अरे बहुत अच्छी डीपी लगा रहे, क्या यूज कर रहे हैं आजकल, कौन सी क्रीम लगा रहे हैं आजकल, बड़ा फेयर हो गए हैं ना, ऐसा होता ही नहीं होता, कहां स्पा करवा रहे हैं, कहां सैलून जा रहे हैं, ऐसा आप सुनते हैं, समझते होंगे, हम भी यही डीपी लगवाएं, हम भी ऐसे ही पहनेंगे, ऐसा होता है। बस वही सेम यहां पर देखिए, अल्चिन दंपत्ति की डीपी फेयर थी, रोमिला ने राव से कहा आओ अमल करें, आओ हम लोग भी अमल करें। कौन सी डीपी लगा रहे हैं ये लोग, कहां से आ रही है, कौन सी चमक है ये ना, बस सिंपल से देखिए, अल्चिन दंपत्ति की डीपी फेयर थी, रोमिला ने राव से कहा आओ अमल करे। अल्चिन दंपत्ति से अल्चिन दंपत्ति हो जाएगी, दोनों पति पत्नी है, डीपी से डीपी अग्रवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फेयर से फेयर सर्विस, रोमिला से रोमिला थापर, और राव से एसआर राव, आओ अमल करे अमलानंद घोष। अब जरा समझिएगा यहां पर, ये जो विद्वान है ये लोग क्या मानते हैं, ये लोग मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का की जो उत्पत्ति हुई है यही की ग्रामीण संस्कृतियों से हुई है, यही की ग्रामीण संस्कृतियों से हुई है। अब यहाँ पे दो प्रश्न है, यहाँ पे है एक प्रश्न यहाँ पर है कि कौन पहली बार प्राक और हड़प्पा सभ्यता में समानता स्पष्ट किया, तो अमल करेगा। पहली बार अमल किसने किया कि प्राक और हड़प्पा, यस यहां देखिए ध्यान समझिएगा। तो अमलानंद घोष ऐसे पहले विद्वान हैं जिन्होंने इस बात पर अमल किया, क्या अमल किया कि प्राक और हड़प्पा में दोनों में कनेक्शन है, दोनों में कनेक्शन है। और इन्होंने सोथी संस्कृति को, ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान में कालीबंगा में यहां पर जो सोथी संस्कृति थी उससे उत्पत्ति बताया। इसके अलावा आप देखें यहां फेयर सर्विस रोमिला थापर, अभी मैंने बताया था आपको। तो ग्रामीण जो आपकी जो कहां की, जो बलूचिस्तान की, कहां की, बलूचिस्तान की जो संस्कृति थी, ग्रामीण संस्कृतियां, उनसे उत्पत्ति मान रहे हैं। तो गांव के लोग फेयर होते हैं, ध्यान रखिएगा, हाँ शहर वाले फेयर और नहीं होते। तो ऐसे याद रखेंगे, तो फेयर सर्विस और सब इसी में आ जाएंगे। तो इस बात को जरा समझिएगा। अब प्रश्न उठता है कि जब इस तरह के दबाव पड़े तो विदेशी वाले में पहला ऐसा कौन विद्वान है जिसे स्वीकार कर लिया कि हाँ ये बात सही है कि सिंधु सभ्यता का एक लंबा समय तक यहां पर विस्तार दिखाई पड़ता है, लंबे समय तक, और वो है मार्शल। याद करिए, हमने बताया था मार्शल में व्हील निकली थी, मार्शल खराब हुई थी ना, बस मार्शल सही करेंगे पहले, बात समझ आई। ऐसे एक दिमाग में कहानी, जरा एक पिक्चर दिमाग में बनाइए। दो प्रश्न यहां से बता रहा हूं बेहतरीन। एक यहां समझिएगा कि अमलानंद घोष जो है ये पहले विद्वान है जिन्होंने क्या किया कि प्राक हड़प्पा में दोनों में समानता स्थापित किया। और मार्शल वो विद्वान है जो अभी तक विदेशी मान रहे थे, लेकिन जब इस धारदार आलोचना की गई, तर्क दिया गया, तो स्वीकार कर लिया उन्होंने भी कि हाँ ये सही है कि यही के लोगों ने, यहां ग्रामीण संस्कृतियों ने सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के कारण है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आज विदेशी और स्वदेशी कैसा लगा ये एक बार जरूर अपने विचार व्यक्त करिएगा। अगर आपके लिए मैं अगर इतना संकल्प लेकर के उतरा हूं कि मैं आपको इतिहास याद करा दूंगा, तो एक संकल्प आप भी लीजिए कि आप एग्जाम युग को सपोर्ट करेंगे। अगर करते हैं तो एक कमेंट करके बताइए, हाँ हम चाहते हैं ऐसी चीजें और भी आए। ठीक है, तो आज का सेशन डियर यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, एग्जामिंग 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अलेक्जेंडर कनिंघम के जीवन परिचय और उनके कार्यों
की रूपरेखा का मूल्यांकन करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में इनका अविस्मरणीय योगदान है, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे सीधे प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आज हम लोग इन पे चर्चा शुरू करते हैं। आइए, अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने कहा कि जिस प्रकार सिकंदर के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए प्लिनी आगे बढ़ा, उसी तरह से मैं अलेक्जेंडर कनिंघम भेनसांग यानी चीनी यात्री भेनसांग के पद चिन्हों पर आगे बढ़ करके कार्य करूंगा। तो ये इनका मोटिव, ये इनका आप इनसे इनके लक्ष्य को समझ सकते हैं। इनके पहले कुछ सामान्य बातें समझते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 1814 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इनकी मृत्यु 1893 में लंदन में हुई थी। इट मीन्स 79 ईयर इन्होंने अपना जीवन जिया और इस बीच इन्हें सर और नाइट की उपाधि भी इनके कार्यों के लिए दी गई थी। और सबसे पहले इन्होंने अपना जीवन जो शुरू किया बंगाल में ब्रिटिश सेना में इंजीनियर के पद पे। बहुत कम उम्र, 20 साल से कम उम्र के थे तभी जो है इनको यह पद मिल गया। इन्हीं 19 साल के जब हैं तभी ये ब्रिटिश सेना में इंजीनियर के पद पर नियुक्त हो रहे हैं। और उसके बाद चूंकि इनका इंटरेस्ट था पुरातत्व के क्षेत्र में और इनकी भी मुलाकात होती है जेम्स प्रिंसेप से, फिर उनसे और प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे एक ऐसा मुकाम हासिल करते हैं जिनका योगदान आज भी इतिहास के क्षेत्र में अविस्मरणीय है। यहां देखिएगा 1861 में 61 तक ये मेजर जनरल के पद से रिटायर होते हैं, यानी 1833 में ये सेना में जाते हैं इंजीनियर के पद पे और 1861 में रिटायर होते हैं। लेकिन इस बीच भी ये जो है विभिन्न कार्य करते हैं, अभी देखिएगा। इसके अलावा 1861 ईस्वी में जब आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हो रही है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हो रही है, तो उसके स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और 1865 तक ये इस विभाग से जुड़े रहे और इससे जुड़े रहे और एक सर्वेक्षक के रूप में काम करते रहे 1865 तक। और उसके बाद 1871 में ये एएसआई के पहले निदेशक बनते हैं और 1885 ईस्वी तक ये अपने इस पद को सुशोभित करते हैं। तो ये अलेक्जेंडर के बारे में कुछ सामान्य बातें थी। आइए जरा सा और समझते हैं इनके बारे में। देखिए, जैसा मैंने कहा था 1833 में ये बंगाल ब्रिटिश सेना में इंजीनियर के पद पे नियुक्त हो रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए क्या कर रहे हैं, जरा उस बात को समझिए। 1837 ईस्वी में इन्होंने सारनाथ में बौद्ध मूर्तियों का उत्खनन कराया और उसके चित्र को अंकित किया, प्रलेख छपवाया। 1848 में कश्मीर के मंदिर वास्तुकला का भी इन्होंने अध्ययन किया। मतलब सेना में रहते हुए, नौकरी करते हुए ये कार्य कर रहे हैं। 1848 में कश्मीर के मंदिर वास्तुकला का अध्ययन किया। 1850 में इन्होंने 1850-51 कहीं 50 1850-51 में इन्होंने सांची का उत्खनन खोज किया और उत्खनन करवाया। और 1854 में भिल्सा टोपेस का प्रकाशन किया जिसमें सांची के उत्खनन की चर्चा की गई है। और इसके बाद 1853 में ये हड़प्पा का पहली बार सर्वेक्षण कर रहे हैं और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। किसी निष्कर्ष पर उसे बिशप ने उसे उन्होंने क्या समझ लिया, विदेशी सील समझ लिया था, तो इसलिए किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। ये 1856 में ये हड़प्पा की पुनः यात्रा करते हैं। ये हड़प्पा की 3 बार यात्रा करते हैं, 53, 56 और 73 में। अभी आगे देखेंगे, फिर यात्रा करेंगे। इसके अलावा देखिए आप यहाँ पे 1861 में एएसआई की स्थापना होती है। 1865 तक जैसा मैंने बताया भी आपको एज ए सर्वेक्षक के पद पे रहते हैं। इसके बाद जो है 1863-64 में इन्होंने तहसीला की भी खोज किया था। 1863-64 में इन्होंने तहसीला की भी खोज कर दिया था। आगे देखिए जरा सा 1871 से 85 तक ये एएसआई के पहले महानिदेशक रहते हैं और 1872 में हड़प्पा की इन्होंने तीसरी बार यात्रा किया। 1872 में तीसरी बार यात्रा कर रहे हैं, 3 बार, लेकिन किसी बड़े निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसा कि 1921 में पहुंचा गया। यहां देखिएगा 1873 में इन्होंने भरहुत की खोज किया था। यानी आप अगर देखें तो सारनाथ में सांची का, भरहुत का, तहसीला का, ऐसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों की खोज और उत्खनन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। 1885 में एएसआई से पदमुक्त होने के बाद इन्होंने मुद्रा के क्षेत्र में अविस्मरणीय कार्य किया। मतलब आप समझिए कि नौकरी करते समय पुरातत्व के क्षेत्र में काम किया इन्होंने, और जब एएसआई के निदेशक बनते हैं, उससे जब रिटायर होते हैं, तब वो जो है आपका मुद्रा के क्षेत्र में काम करते हैं। आगे समझिएगा इनकी कुछ लेख और पुस्तकें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछी जाती हैं। आइए सबसे महत्वपूर्ण जरा देखते हैं इनमें क्या है। प्राचीन भारत का भूगोल, द एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, 1871 में इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आ रही है।
तो यानी कह सकते हैं कि भारत का प्राचीन भूगोल, द एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसके अलावा भिल्सा स्तूप, इनका लेख प्रकाशित होता है। कॉर्पस इंस्क्रिप्शंस इंडिकेरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, ध्यान रखिएगा। 1877 में, डेट भी आपको याद रखनी है इसका। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, मतलब अशोक के अभिलेखों को भी इन्होंने व्याख्यायित किया। इसके अलावा रिपोर्ट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे, 22 रिपोर्ट इनकी जो है आज भी वो मील का पत्थर साबित है। तो ये रिपोर्ट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे कनिंघम की, ये 22 रिपोर्ट उनकी प्रकाशित हुई। इसके अलावा इन्होंने बताया जैसे अभी आपको कि इन्होंने सिक्कों पर काम किया, तो कॉइन्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा इन्होंने। इसके अलावा बुक ऑफ इंडियन एराज, और 1879 में इन्होंने भरवत स्तूप पर भी पुस्तक लिखा था। तो इस तरह से इनके महत्वपूर्ण लेख और पुस्तकें हैं जहां से प्रश्न बनता है। एक बार फिर से देखिएगा, द एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भिल्सा स्तूप, कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम 1877 में, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, रिपोर्ट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। इसके अलावा अगर आप इधर देखें तो आपका क्वाइंस ऑफ इंडिया, बुक ऑफ इंडियन एराज एंड भरवत स्तूप, ये बहुत महत्वपूर्ण लेख और पुस्तक है अलेक्जेंडर कनिंघम का। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए यहां पे कुछ प्रश्न यहां से बनते हैं कि कौन किसका जनक है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? कनिंघम है। भारतीय प्रागैतिहास का जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो है वो भारतीय प्रागैतिहास के जनक है, और अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक है। ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 ईस्वी में क्या किया था, मद्रास के पल्लवरम से आपका हैंडस की खोज किया था, और आगे भी इन्होंने कई कार्य किए थे। तो इसलिए इन्हें पुरातत्व भारत में प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जनक की बात करें, यहां समझिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो मेजर जेम्स रेनेल को भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। और भारत के पहले जो महासर्वेक्षक थे या सर्वेयर जिसको कहते हैं, वो थे कॉलिन मैकेंजी, जो 1815 से लेकर के 1821 तक इस पद पर बने रहे। आगे देखिएगा, अब एएसआई के महानिदेशक की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल यहां से पूछ रखा है। क्रम पूछ लेता है, मार्शल के बाद तो क्रम पूछ लेता है, कौन भारतीय महानिदेशक है, कौन आजादी के समय कौन था, यहां से 3-4 प्रश्न बनता है। तो आइए जरा समझते हैं। यहां पर आप जैसा भी आप लोग ये तो याद हो चुका होगा, 71 से 85 तक पहले महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। जेम्स बर्गेस जो है 86 से 89 तक ये रहे। इसके बाद ये कालखंड नहीं मिलता यहां पर, यानी एक तरह कह सकते हैं एएसआई का महत्व तो गिर गया था। लेकिन जब लॉर्ड कर्जन आता है, जिसका इंटरेस्ट है एएसआई में, पुरातत्व में, एक बार पुनः जो है 1902 में जॉन मार्शल को बनाते हैं, और जॉन मार्शल 1928 तक इसके महानिदेशक के पद पर रहते हैं। और बड़ा काम होता है, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज और खुदाई का कार्य होता है, और सिंधु सभ्यता संबंधित एक बड़ी सभ्यता का उद्घाटन यही मार्शल आपका लंदन में 1924 में करते हैं। तो एक बड़ा काम इनके कार्यकाल में हुआ। मार्शल के बाद हेरोल्ड हरग्रीव्स आते हैं, 1828 से 1831 तक कार्यकाल है। यही देखिए यहां से क्रम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, मार्शल, हरग्रीव्स, उसके बाद दयाराम साहनी आते हैं। तो यही सवाल पूछा जाता है कि पहला भारतीय कौन था जो एएसआई के पद पर तक पहुंचा, तो कौन है? ये पहले भारतीय हैं 1931 से 35 तक जो इस पद पर रह रहे हैं। और ये कैसे हैं? ये भारतीय हैं। तो कई बार सवाल पूछा गया है कि पहले भारतीय कौन है जो एएसआई के महानिदेशक बने। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे याद रखेंगे, दयाराम साहनी पहले ऐसे जिन पर दया दिखाई गई है ना, और इन्होंने ही हड़प्पा की खोज भी किया था, ऐसे भी याद कर सकते हैं। इन्होंने भी दया दिखाई हड़प्पा पे भी, और फिर दया दिखा दिया गया इनके ऊपर, एएसआई के महानिदेशक बन गए। ऐसे एक बार कोरिलेट करिएगा, देख कभी नहीं भूलेगा। इन्होंने दया दिखाई किस पर? हड़प्पा पर, और फिर विभाग ने इन पर दया दिखा दिया, इन्हें एएसआई का महानिदेशक बना दिया। चलिए ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, जेएफ ब्लैकेस्टन 1935 से 37 तक है। राय बहादुर के.एन. दीक्षित, ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, 1937 से 44 तक। मार्टिन व्हीलर, देखिए सवाल पूछा गया है कि आजादी के समय एएसआई का महानिदेशक कौन था, तो आजादी के समय कौन है आपका? मार्टिन व्हीलर। और इसके बाद आपके हैं एनपी चक्रवर्ती 48 से 50 तक। तो ये रहा आपका कनिंघम और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब मैं आपसे एक राय चाहता हूं सॉरी हम लोग जो है एक नया सेशन लेकर के आ रहे हैं शॉर्ट्स के माध्यम से,
और उस शॉर्ट्स में मैं 1 मिनट में विवादित प्रश्न लूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप हमें विवादित प्रश्न भेजें। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? तो जब तक एग्जाम होता रहेगा तब तक मैं आपको एक एक, दो दो, तीन तीन सवाल, विवादित सवाल का क्या हो सकता है सटीक और सार्थक उत्तर, इस पर जो है तो आप हमारे पास प्रश्न भेजेंगे। आपको मैं नंबर दे देता हूं, आप इस नंबर पर प्रश्न भेजिएगा। चलिए देखिए, यहां पर मैं आपको एक नंबर लिख देता हूं, 7985858230। फालतू प्रश्न मत भेजिएगा, नहीं तो पूरा भर जाएगा व्हाट्सएप, फिर खुलेगा नहीं आपका। तो इस पर क्या करेंगे आप लोग? विवादित प्रश्न आप इस पर भेजेंगे और मैं इस प्रश्न को, अगर लगेगा कि बहुत बड़ा है, व्याख्या की जरूरत है, तो वीडियो के माध्यम से, अगर लगेगा कि नहीं 1 मिनट उत्तर दिया जा सकता है, तो शॉर्ट्स के माध्यम से आपको इसका सटीक और सही जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो यहां पर देखिएगा 7985858230 पर आप अपने विवादित प्रश्न भेजना शुरू करिए और कोशिश करिए प्राचीन काल शुरू करिए। अब छोड़िए क्या पाषाण काल से है। अगर आपको लगता है आज का पहला दिन टॉपिक, जैसे समझिएगा, यहां ध्यान रखिएगा, पूरा मत भेजने लगेगा मॉडर्न इंडिया और ये सब। आप पाषाण काल से जो भी लग रहा हो आपको कि ये विवादित प्रश्न है, हमें याद नहीं होता है, या इसका उत्तर इस गाइड में लग दिया हुआ है, आप भेज करके देखिए, मैं आपके साथ हूं। एग्जाम युग 24 आपके साथ है। कैसा लगा सेशन, एक बार कमेंट करके बताइएगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में क्या आप इतना जानते थे, क्या इस दृष्टिकोण से जानते थे? तो ये एक जानकारी का सेशन था, वो मैंने आपको प्रोवाइड कराया। आगे ऐसे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लेकर के आपके साथ उपस्थित रहूंगा। आज का सेशन यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं एग्जाम 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। आज का जो ये शीर्षक है अशोक के अभिलेख, बहुत मजेदार है याद करना और खूब सवाल भी पूछता है। आज आपको मैं इसको बहुत ही सरल सहज शब्दों में याद कराने का प्रयास करूंगा। और जो लोगों को मैंने बता रखा है ये ट्रिक, कुछ बातें पता है, लेकिन वो पूरा देखें तो उनको कुछ नया भी मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चलिए, जैसे देखिए यहां पर पहले हम लोग क्या याद करेंगे? पहले हम लोग जो है याद करेंगे अशोक के अभिलेख को याद करने की ट्रिक, ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे इनकी खोज किसने किया, उसकी लिपि क्या, इसको भी याद करने का ट्रिक देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि लिपि किसमें क्या है, ये भी आपको याद करवाऊंगा। बस बने रहिए पूरे सेशन में। आइए देखिए, यहाँ सिंपल सा एक भाव निहित है। जैसे आप जानते होंगे शादी विवाह में जो जीजा होते हैं वो साले का सेहरा बांधते हैं ना, ये आप जानते हैं। तो जीजा क्या कल्पना कर रहे हैं कि ऐ पारा कल गिर जा, क्या ऐ पारा कल गिर जा। देखिए यहां पे आई समझते हैं हम लोग, ऐ पारा कल गिर जा धौली में शाह का सेहरा कसकर बांधूंगा। मतलब कह रहे हैं जीजा जी क्या कह रहे हैं कि ऐ पारा, जो गर्मी बहुत ज्यादा है ना, पारा बहुत ज्यादा मतलब गर्मी ज्यादा है, क्या हो जा, गिर जा, कल धौली में शाह का सेहरा कसकर बांधूंगा, मतलब अपने साले का सेहरा कसकर बांधूंगा। बस इतना सा भाव निहित है। आइए जरा समझते हैं। ऐ पारा एरागुड़ी, ऐ पारा से एरागुड़ी आंध्र प्रदेश, सोपारा महाराष्ट्र, कालसी उत्तराखंड देहरादून, महाराष्ट्र में यह थाने, आंध्र प्रदेश में कुरनूल, गिरनार ऐ पारा कल गिर जा, गिरनार पहले हम लोग बात देख लेते हैं, जास जौगढ़, धौली, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कंधार और सन्नत। इस तरह ये अशोक के 10 बृहद शिलालेख हैं। इस तरह आप बिल्कुल ऐसे सिंपल सा, ऐ पारा कल गिर जा धौली में शाह का सेहरा कसकर बांधूंगा, बस इतनी सी बात है। जरा देखिए कहां कहां पर है। तो एरागुड़ी आंध्र प्रदेश, क्या विशेषता है इसकी? एक ऐसा अभिलेख है ये जो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखा गया है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों की भी चर्चा मिलती है। वो चर्चा डिटेल बताऊंगा आगे। सोपारा ये महाराष्ट्र के ठाणे जिले में है, कालसी
उत्तराखंड देहरादून जिले में है, गिरनार गुजरात जूनागढ़ जिले में है, जौगढ़ गंजाम जिले में है उड़ीसा के, धौली पुरी जिले में है, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर जिले में है, मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा जिले में है, कंधार अफगानिस्तान के कंधार में, और ये सन्नत कर्नाटक के गुलबर्गा में है। तो ये उनका स्थान जरा समझिए। अब आप कैसे आप याद कर सकते हैं कौन सबसे नवीन है और कौन सबसे पहला। तो जो गिरा है वही सबसे पहला है, वही सबसे सुरक्षित है। जरा आप यहां भाव देख सकते हैं कि अगर आप देखें तो सबसे पहले 1822 ईस्वी में, दो बातें यहां देखिए, दो बातें ध्यान रख सकते हैं। 1822 ईस्वी में सबसे पहले गिरनार को खोजा गया था और यही सबसे सुरक्षित भी है। जरा खास बात समझिए इसकी, यही सबसे सुरक्षित भी है। जो गिरा है वही सुरक्षित, ऐसे याद करिएगा। और देखिए यहां पे जरा सा गिरनार नति, नार नति, नार की नति हो रही है, यानी नार जो है वो पहला है और नति सन्नति सबसे नवीन है। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां हम लोग देखिए 3 डॉट बने हुए हैं, यहां हम लोग इसमें 3 बातें समझेंगे। पहला खोज देखेंगे, दूसरा लिपि देखेंगे और चौथा तीसरी भाषा देखेंगे और फिर लिपि कैसे याद करेंगे जरा समझिएगा। तो टी पी कर टर्नर क्या हुआ, बिगड़ गया। जैसे जनरली होता है आपके यहां मैं मान लीजिए आऊं या आपके यहां कोई आए, मैं ना आऊं, कोई आपके यहां आए और आप उसके लिए चाय बनाए ना और बिगड़ जाए और आपको 2 पड़ाका मारे। यही रहे हो प्रयागराज, चाय नहीं बना पाते हो आज तक, क्या इलाहाबाद रहे हो ना। बस इतना सा भाव है, टी पी कर टर्नर बिगड़ गया। टी से टी फैंथलर 1750 किसकी खोज किया था, दिल्ली मेरठ, ये जो स्तंभ है इसकी खोज किया था, सबसे पहले इसी खोज किया गया। इसके अलावा प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में किसको पढ़ा, दिल्ली टोपरा को पढ़ा था। प्रिंसेप पढ़ा, ठीक है, लेकिन गलत पढ़ दिया। ये टकसाल अधिकारी हैं, कनिंघम के सहायक हैं, और इन्होंने गलत पढ़ दिया। क्या गलत पढ़ दिया, इन्होंने श्रीलंका के शासक तिस से इस अभिलेख की तुलना कर दिया कि ये इनका है। लेकिन एक श्रीलंका का अधिकारी हैं, इन्होंने क्या कर दिया, टर्न कर दिया, सही पढ़ दिया, कहा ये सही है, ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़िए। तो टर्नर ने क्या कर दिया, बताया, कहा कि नहीं, जो सिंगली अनुश्रुतियां हैं उनके आधार पर कहा कि इसमें जो उल्लेखित शासक है जिसका नाम तिस है वो श्रीलंका का नहीं है, बल्कि वो मौर्यकालीन शासक सम्राट अशोक है। ठीक है ना। आगे देखिएगा, वीगल, टी पी के टर्नर बिगड़ गया नहीं, वीगल 1915 ईस्वी में सबसे पहले वीगल महोदय ने मास्की में अशोक का नाम पढ़ा था। ठीक है ना। और बाकी आप जानते हैं नेट्टूर, उदयगोलन, गुर्जरा, ये 3 और अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम मिलता है। कंगनहल्ली में प्रतिमा मिलती, ध्यान रखिएगा, वो अलग है, यहां समझे। और क्या कर दिया भाई, चापड़ से मार दिया, यानी टी पी करके टर्नर बिगड़ गया और चापड़ से मार दिया। चापड़ समझते हैं, जिसे काटते हैं तो चापड़ बोलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि चापड़ का नाम अशोक के किस अभिलेख में, ये कैसे याद करेंगे, मैं बताता हूं। देखिए जरा, यहां देखिए लिखा क्या है मैंने यहां पे, राम, ब्रह्म और सिद्ध, ये सब सिद्ध हैं। तो जटिंग रामेश्वर, ब्रह्मगिरी और सिद्धपुर, जरा ध्यान समझिएगा। यहां पे चापड़ का नाम इन 3 अभिलेखों में, किसमें किसमें अभी पूछा नहीं है, ये पूछ सकता है आपसे सवाल, बिल्कुल याद रखिए इसको। चापड़ का नाम किसमें मिलता है, राम, ब्रह्म, सिद्ध है ना। तो जटिंग रामेश्वर, ब्रह्मगिरी और सिद्धपुर, ये 3 अभिलेख हैं जिसमें चापड़ का नाम मिलता है। जैसे आप चापड़ समझ रहे हैं, जैसे आप जानते होंगे, देखे हुए कार्ड छपवाते हैं, नीचे लिखा रहता है ना कल्लू प्रिंटिंग प्रेस, कटरा वाले ना, समझ गए। वैसे ये चापड़ जो है ये अभिलेख को खोद रहा है, मतलब पत्थर पे, और नीचे अपना नाम लिख दे रहा है, चापड़। अब समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। इधर आइए, यहां देखिए अशोक के अभिलेख की लिपि की बात करें तो आप एक जानते हैं कि काला सागर के पास एक देश है, उसका नाम है अजरबैजान और उसकी राजधानी है बाकू। बस इतना याद रखिएगा, कहानी आपकी बन गई। यहां देखिए जरा सा, बाकू, बा से ब्राह्मी, ए से अरामेई, के से खरोष्ठी, यू से यूनानी। सबसे अधिक जो है वो ब्राह्मी लिपि है, सबसे ज्यादा बार ज्यादा जो प्रयोग की गई है।
अशोक के अभिलेखों में वो ब्राह्मी है और सबसे कम आपकी यूनानी है। तो प्रश्न उठता है भैया बाकी कहाँ, यानी अरामेइक और खरोष्ठी। तो खरोष्ठी और अरामेइक शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में है, इसमें खरोष्ठी है जो पाकिस्तान में है। मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा जिले में है और पेशावर जिले में मानसेहरा है। ठीक है ना, तो ये ऐसे याद रखिएगा। चलिए यहां जा देखेंगे, अब लिपि की बात कर रहे हैं। देखिए तो अरामेइक लिपि का प्रयोग कहां किया गया, इसको कैसे याद रखेंगे। अरे तस्ला मत लागो, अरे तस्ला मत लागो, तो अरे से क्या हो गया, अरामेइक हो गया, अरे से अरामेइक हो जाएगा। तस्ला और लंघमान ये दो जो है आपके दो अभिलेख हैं, इसमें अरामेइक लिपि का प्रयोग किया गया है। सो सिंपल, अरे तस्ला मत लांघो, ऐसे एक बार बोलिए ना। चलिए यहां देखिएगा, अब अरामेइक प्लस यूनानी दोनों लिपियों का प्रयोग किया गया, संयुक्त मतलब दो लिपि प्रयोग की गई है। एक ऐसा अभिलेख है जो कहां से मिल रहा है, सरेकुना कंधार से। कैसे याद करेंगे, ये है देखिए यहां बना चित्र बना है, ये है सर, ये है कंधा, सरेकुना कंधार से। इसमें दो लिपियों का प्रयोग किया गया है, सर और कुना, कंधा, यानी दो कंधा होता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये इसमें दो लिपि का प्रयोग है, अरामेइक और यूनानी। अब इस आधार पर अगर आप देखें तो सबसे कम लिपि कौन सी हो गई प्रयोग, यूनानी। आप यहां देखिए तो अरामेइक का तो इन दोनों में प्रयोग हो ही रहा है, खरोष्ठी का बता दिया, दो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, बाकी सब तो ब्राह्मी है ही, बाकी सब तो ब्राह्मी है ना। अब यहां पे देखिए अरामेइक प्लस यूनानी पूछता है सबसे कम कौन सा, सबसे कम कौन सा, यूनानी ना। आप यहां देखिए, यहां पे दोनों साथ में है। तो इस तरीके से आपने ये किया। और एक पॉइंट यहां देखिएगा, सबकी भाषा एक है, जितने भी उनके चाहे अभिलेख हो, शिलालेख हो, मतलब बृहद शिलालेख हो, लघु हो, स्तंभ जो भी है, सबकी भाषा क्या है, प्राकृत, सबका मालिक एक है। ऐसे इस भाव से याद करिए, कितना सरल और सहज है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सारे अभिलेख, जैसे जो बृहद शिलालेख हैं जिसमें 14 बातें अंकित हैं, स्तंभ लेख में जो 7 बातें अंकित हैं, कैसे याद करेंगे। अगर चाहते हैं आप कि मैं आपको ये भी याद करा दूं ऐसे चुटकियों में, तो आप एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा कि हां सर ऐसे याद करा दीजिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और अगला वीडियो आपके डिमांड पर, ठीक है ना। तो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस तरह सरल और सहज तरीके से क्या आप याद करेंगे? हाँ बिल्कुल। तो जैसा आपका सुझाव रहेगा वैसा आगे कार्य होगा। और साथ ही साथ आप ये भी सुझाव दीजिएगा, क्या पॉलिटिकल साइंस को भी आप ऐसे याद करना चाहते हैं? क्या पॉलिटिकल साइंस को भी आप ऐसे याद करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो उसके लिए भी एक अलग से कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा। अगली पेशकश आपके डिमांड पे। आज का ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।